आसान लैंग्वेज में अगर बोला जाए, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि बैंक किसे कहते हैं, तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमसे डिपॉजिट लेता है ना, और लोन क्या होता है, दूसरों को देता है। सो हमें भी अगर लोन चाहिए होगा तो बैंक हमें लोन भी प्रोवाइड कर लेगी, हमारा डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है। सो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या हो जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बेसिकली काम होता है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना और बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। सो या तो उसमें से ये तीनों जो मैंने बताया, तीनों में से कोई एक भी कर सकता है या तीनों एक साथ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ये तीनों फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यानी डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, लोन भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाता है। So banks are defined as institution dealing in credit. Thus, any institution which accept deposit from public and advance loan is a bank. Accordingly, so यहाँ पे अब देखो, according to Banking Companies Act 1949, इसके अंदर क्या बोला गया? So banking means accepting for the purpose of lending. यहाँ पे leading लिख दिया गया है. So lending or investment deposits of money from public, repayable on demand और अदरवाइज, एंड विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट्स, ऑर्डर और अदरवाइज। सो यहाँ पे भी उसी बातों को यहाँ पे बोला गया है कि बैंक क्या है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है ना, पब्लिक से, ताकि वो क्या कर सके, वो लोन भी प्रोवाइड कर सके, और जब उनको जरूरत हो डिमांड पे वो रीपे भी कर सके, है ना, वो चेक से विड्रॉ कर सके, ड्राफ्ट से वो विड्रॉ कर सके, ऑर्डर से, या फिर और भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल होगा वो। सो ये बैंकिंग का हमारा एक शॉर्ट डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे जो हमें चैप्टर में पढ़ने हैं, सो बैंक्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो गया कॉमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक। तो पहले हम लोग कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे आने वाले पार्ट में हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो कॉमर्शियल बैंक क्या है? सो कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है। सो बैंक क्या करती है, बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और वो लोन प्रोवाइड करती है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन प्रोवाइड करती है, लोन के बदले में उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक को, और कुछ इंटरेस्ट, उसका एक छोटा सा पार्ट जिससे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट की है उसे भी प्रोवाइड करती है, और बीच का जो गैप हो गया वही बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट कहलाता है। सपोज यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि 100 रुपीज किसी ने डिपॉजिट किया बैंक में। सो बैंक पूरा का पूरा तो लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। सो बैंक ने सपोज क्या करते हैं कि 70 रुपीज क्या कर दिया है, 70 रुपीज ये लोन के तौर पे दे दिया है, और मान लेते हैं कि इस पे 10 रुपीज इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और उसमें से 2 रुपए दे दिए जा रहे हैं किसको, जिससे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था। 100 रुपए जिससे लिए थे, बैंक ने 30 रुपीज यहाँ पे क्या कर लिया, साइड रख दिया है, 70 रुपीज लोन दे दिया, उस लोन पे 10 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, और 2 रुपए उसमें से ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था उसको दे दिया। तो बीच का जो 8 रुपए है, 8 रुपीज, ये बैंक का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बैंक इसी तरह से प्रॉफिट अर्न करती है। सो कॉमर्शियल बैंक्स के काफी नाम है। अब जैसे काफी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, आईसीआईसी, एचडीएफसी, ये सभी आपके कॉमर्शियल बैंक्स कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से तरह के फंक्शंस होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सो प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला हम लोग कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक प्राइमरी फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जो मस्ट है, जो हर बैंक को प्रोवाइड करेगी ही करेगी। ठीक है, यानी कि जो पहला फंक्शन है उनका, जो प्राइम फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो प्राइमरी फंक्शन में आ गया। सो पहला इनका फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। सो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट कितने तरह का हो सकता है ये पढ़ते हैं पहले, कि कौन कौन से अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया जाता है। सो जो भी डिपॉजिट्स होगा वो मेनली अकाउंट्स के थ्रू ही क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। सो यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट्स आपको बताए गए। ऐसे जनरली आपका 2 तरीके का ही होता है, एक करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है और एक सेविंग डिपॉजिट होता है, लेकिन यहाँ पे 3 तरह का हम लोग डिपॉजिट्स पढ़ेंगे जो इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारा सेविंग से ही, भी हम लोग आगे देखते हैं।
सबसे पहला करंट अकाउंट डिपॉजिट। सो आप ही जब एटीएम में आप जाओगे तो आप जब पैसा निकालते होगे, विड्रॉ करते होगे, तो वहां पे आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट पूछता होगा, है ना। सो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपको 3 ऑप्शंस वहां दिए रहते हैं ऐसे, तो आज की डेट में नए एक ऑप्शन आपका आ गया है। सो उसमें आपको करंट अकाउंट आएगा कि आपका कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट ऑप्शन आएगा। सेकंड ऑप्शन आपका आएगा सेविंग अकाउंट, और एक और ऑप्शन आज की डेट में नया आ गया है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सो अब बेसिकली यहाँ पे हमारा 3 तरह का अकाउंट क्या है, तो 2 वहां पे आपने देख लिया एटीएम में, है ना। तीसरा इसीलिए नहीं देखा क्योंकि उससे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, तीसरा अकाउंट से हम लोग पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो हो गया हमारा फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। सो करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। सबसे पहला करंट अकाउंट डिपॉजिट। सो करंट अकाउंट डिपॉजिट जो हो जाता है वो बिजनेसमैन जनरली ओपन करवाते हैं, ठीक है, बिजनेस के नाम से वो करंट अकाउंट चलता है। इसमें होता क्या है कि इसमें हमारा क्या हो गया, दीज आर पेबल ऑन डिमांड, कैन बी विड्रॉन अपॉन बाय चेक विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। सो इसमें पैसा आपने, जो भी बिजनेसमैन है उसमें पैसा वो क्या कर रहा है, डाल रहा है, और जब भी चाहे वो विड्रॉ कर सकता है, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग वो विड्रॉ कर सकता है, चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। नो इंटरेस्ट इज गिवन ऑन डिपॉजिट। करंट अकाउंट पे कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी करंट अकाउंट में आपने जो पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों? तो अब यहाँ पे आप समझो कि करंट अकाउंट जो हो गया वो किसका है, वो जनरली बिजनेसमैन का है या बिजनेस का है। सो अब हो क्या रहा है कि बिजनेस में लगातार ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, लाखों करोड़ों बार बार आ रहा है एक ही दिन में, और बार बार वो जा भी रहा है ना, इनफ्लो आउटफ्लो बहुत ज्यादा होते रहता है। सो बैंक जो है वो प्रॉफिट उससे नहीं बना पाती है ना, कि जब तक पैसा ठहरेगा नहीं अकाउंट में तब तक वो आगे उसे लोन कैसे प्रोवाइड होगा। और ये पर्सन बार बार इसमें क्या हो रहा है, इसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सो वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ बैंक को एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, बैंक को एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है जहां पे पैसों का लेन देन होता है, ठीक है। सो इससे बैंक को डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होगा, तो बैंक क्या करती है, इसको इंटरेस्ट नहीं देती है डिपॉजिट पे, उल्टा यहाँ पे क्या करती है, वो सर्टेन सर्विस चार्ज काटती है कि आप इस फैसिलिटी का जो आप फायदा उठा रहे हैं उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, आपको सर्विस चार्ज आपको देने होंगे, है ना, और आपके डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये करंट अकाउंट डिपॉजिट में। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल। विड्रॉल पे जितना भी आपने पैसा आप चाह रहे हो आप विड्रॉ कर सकते हो, इवन दो एक्स्ट्रा फैसिलिटी इसमें मिलता है ना, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है जो आगे अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इट इज सेंट ऑन रेगुलर इंटरवल्स, है ना, जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो जो भी डिटेल्ड है वो रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे भेजा जाता है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन यूज दिस अकाउंट, क्लियर, यूजर्स पता चल गया। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, दीज आर रीपेबल ऑन डिमांड एंड विड्रॉल बाय चेक, बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चेक इशू। सेविंग अकाउंट सबसे पहला किसका होता है, हाउस होल्ड का होता है या इंडिविजुअल्स का होता है। ऐसे हम आप क्या करेंगे, हम और आप जो भी इंडिविजुअल्स है, नॉर्मल जो कॉमन मैन है, वो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ओपन करता है। अब ये सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो होता है, तो इसमें क्या है, इसमें भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है कि एक दिन में आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, है ना, किस सोर्स से आप विड्रॉ कर सकते हो, चेक फैसिलिटीज का आप कितना यूज कर सकते हो। सो इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बाद बाकी आप इसमें क्या कर सकते हो, पैसे विड्रॉ कर सकते हो अपने डिमांड पे। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि इंटरेस्ट मिलता है। सो इंटरेस्ट इज गिवन लेसर देन ऑन फिक्स डिपॉजिट। अभी जो फिक्स डिपॉजिट पढ़ेंगे, सो सबसे ज्यादा इन तीनों में से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे ही, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट पे ही क्या होता है कि हाई इंटरेस्ट होता है। इन तीनों में कंपेयर करें तो सेविंग का उससे कम हो जाता है ना, करंट पे तो मिल ही नहीं रहा है इंटरेस्ट, इस पे मिल रहा है लेकिन फिक्स्ड से कम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आए तो देयर आर लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस अकॉर्डिंग टू बैंक रूल। सो बैंक रूल के अकॉर्डिंग कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि आप पैसे विड्रॉ कब कर सकते हो। सो यहाँ पे भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रेगुलर इंटरवल्स पे सेंड किए जाते हैं। हाउस होल्ड एंड फर्म्स आर द यूजर्स ऑफ दिस अकाउंट। फर्म्स जो हो गए, बिजनेस जो हो गया, और बिजनेसमैन का तो ये है, बिजनेस जो हो गया या हाउस होल्ड हो गया, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट खोल सकते हैं, खुलवा सकते हैं बैंक से, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो हम लोग आम जनता जनरली इसका यूज करती है। नेक्स्ट है फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। सो फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट क्या हो गया, ये आपने घर में भी सुना होगा कि फिक्स्ड करवा लेते हैं, आपके पास पैसा आया तो आप क्या करवा लो, फिक्स्ड करवा लो। सो ये लिंक्ड भी होता है जनरली सेविंग अकाउंट से।
है ना, बहुत समय आप सेविंग अकाउंट के पैसे को भी आप फिक्स्ड करवा सकते हो। सो अब यहाँ पे क्या हो गया कि फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट में आपने पैसे जो लगाए हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम तक, है ना, पर्टिकुलर टाइम तक वो आप डिसाइड करोगे कितना समय के लिए आप वो पैसे को फिक्स्ड करवाना चाहते हो। सो एक पर्टिकुलर टाइम, सपोज आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप ये 2 लाख रुपए आप सोच रहे हो 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए फिक्स्ड करवा ले। सो ये 2 लाख रुपए आप 5 साल के भीतर, है ना, 5 साल के अंदर ये आप विड्रॉ नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। लेकिन इस 5 साल के बाद जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, यानी 5 साल जब पूरा होगा तो मैच्योरिटी पीरियड हो गया। सो मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको जो पैसे आपने डिपॉजिट किए थे, जैसे 2 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किए, सो उस पे सर्टेन इंटरेस्ट रेट आपको इंटरेस्ट जोड़ के दिया जाएगा। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है ना, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आपको चाहिए कि कुछ समय के बाद वो और पैसा हमारा बढ़ जाए, सो आपने फिक्स्ड करवा लिया। तो 5 साल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है, 5 ईयर, 10 ईयर, 2 ईयर, है ना, आप पे डिपेंड करता है कितने समय के लिए आप फिक्स्ड करवाना चाह रहे हो। सो उसके अकॉर्डिंग जो रेट होगा बैंक का, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% बैंक्स वैरी करते रहते हैं, अलग अलग बैंक्स, तो 6 to 7% ईयरली जो इंटरेस्ट होता है वो मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल, मनी इज पेड ऑन मैच्योरिटी। सो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में हमने किया कि आप मन चाहा, जब आपका मन कर रहा था डिमांड के अकॉर्डिंग आपने विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिक्स्ड अकाउंट में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहे। ये किसके द्वारा ओपन किया जा सकता है, हाउस होल्ड या फर्म, बिजनेस भी इसका इस्तेमाल कर सकती है ना, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। सो इसमें हमारा चेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा, इसमें चेक फैसिलिटी अवेलेबल है, इसमें भी चेक फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, है ना, इसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। फिर रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, जितना चाहे पैसे विड्रॉ कर सकते हो, इवन दो कि आपके अकाउंट में जितने बैलेंस है उससे ज्यादा भी आप विड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे करंट अकाउंट डिपॉजिट में। सेविंग में नहीं ऐसा ऑप्शन मिलता है हमारा। तो ये कुछ इसके डिफरेंस हो गया और मीनिंग हो गया। दूसरा जो हमारा कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है, दैट इज एडवांसिंग लोन। सो लोन प्रोवाइड करती है बैंक। सो बैंक जब भी लोन प्रोवाइड करती है तो सीधा सीधा वो अकाउंट में ट्रांसफर करती है ना, वो कैश में लोन कभी नहीं प्रोवाइड करती है। सो 3 तरह का यहाँ पे आपको लोन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज कैश क्रेडिट, सेकेंड इज डिमांड क्रेडिट, एंड थर्ड इज शॉर्ट टर्म लोन्स। सो एक हो गया आपका कैश क्रेडिट, दूसरा डिमांड क्रेडिट या डिमांड लोन्स भी कहते हैं इसे, और तीसरा शॉर्ट टर्म लोन्स। सो कैश क्रेडिट क्या हो जाता है, क्रेडिट लिमिट दिया जाता है, सैंक्शन टू द यूजर विच यूजर मे बोरो फ्रॉम बैंक ऑन ए गिवन सिक्योरिटी। सो सबसे पहला कुछ सिक्योरिटी यानी कोलैटरल, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, सिक्योरिटी रखना पड़ता है बैंक के पास, और बैंक फिर आपको एक सर्टेन लिमिट प्रोवाइड कर देती है कितना तक आप यूज कर सकते हो पैसे का। ठीक है, इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स यूज दिस टाइप ऑफ लोन। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अमाउंट एक्चुअली यूज्ड, जितना अमाउंट आप यूज करोगे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि लोन जो प्रोवाइड किया जाता है वो क्या कैसे प्रोवाइड किया जाता है, अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है, कैश में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। सो आपने कुछ सिक्योरिटी यहाँ पे रखा, और सिक्योरिटी के बदले में आपको एक बैंक का लिमिट प्रोवाइड कर दिया गया, है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही। तो एक लिमिट प्रोवाइड कर दिया गया कि इतना तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना ही पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, पूरे पे नहीं। ठीक है, आपको क्रेडिट लिमिट मान लेते हैं 90,000 दे रखा है, आपने इस्तेमाल किया 25,000, सो 25,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। नो स्टेटेड मैच्योरिटी, इसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। नेक्स्ट है डिमांड क्रेडिट। तो दिस लोन कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एनी टाइम। तो ये लोन बैंक तो दे रही है, लेकिन बैंक जब चाहे वो आपसे पैसे मांग सकती है। तो डिमांड लोन इसे कहा जाता है कि जब बैंक का डिमांड होगा वो मांग लेगी। सिक्योरिटी ब्रोकर्स, दोज whose credit need fluctuate use this category of loan। सो जो भी सिक्योरिटी ब्रोकर्स होते हैं, है ना, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका क्रेडिट नीड्स जो होता है वो फ्लक्चुएट, बार बार चेंज होते रहता है। सो इसीलिए कुछ समय के लिए ये डिमांड लोन या डिमांड क्रेडिट ले लेते हैं। होल अमाउंट ऑफ लोन इज चार्जेबल टू इंटरेस्ट, जितना भी लोन दिया गया है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा, कोई स्टेटेड मैच्योरिटी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या हो जाता है, ये पर्सनल लोन है जो कि जनरली इंडिविजुअल्स यहाँ पे पर्सनल लोन लेते हैं। ठीक है, सो और इज एडवांस्ड एज अ प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, इसमें भी जनरली शॉर्ट टर्म लोन्स में भी जनरली आपको क्या करने पड़ते हैं, कोलैटरल रखने पड़ते हैं, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है,
Household firms, priority sector use this type of loan. Whole amount of loan is chargeable to interest. और शॉर्ट टर्म इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड फिक्स होता है, ठीक है, बैंक रूल के अकॉर्डिंगली। जनरली शॉर्ट टर्म जो हो जाता है तो शॉर्ट टर्म 1 ईयर के लिए होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म तो वो 5 ईयर से ज्यादा होता है, और एक होता है मिड टर्म 1 ईयर और 5 ईयर के बीच में जो रहता है, दैट इज मिड टर्म लोन्स, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शंस तो हमने देख लिया, अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस पे। सो सेकेंडरी फंक्शंस में क्या, सबसे पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जितना उनका अकाउंट में पैसे हैं, जितना अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट कर रखा है, उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अग्रीड लिमिट पे, ठीक है, बैंक के द्वारा वो लिमिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब बैंक क्या कर सकती है, उसे एक पर्टिकुलर लिमिट प्रोवाइड कर दी कि आपका अकाउंट में, ठीक है, 1 लाख रुपीज है, आपको एक्स्ट्रा 50,000 का क्रेडिट लिमिट दिया जाता है, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा यानी कि 1 लाख आपके अकाउंट में, आप 1,50,000 क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो बिजनेसमैन को जनरली इन चीजों का जरूरत होता है, इसीलिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। लेकिन जितना भी क्रेडिट दिया गया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, है ना, ऐसा नहीं कि फ्री फोकट में दिया गया है, उस पर भी क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो अपने अकाउंट्स में पढ़ा ही है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है, अगर बीच में मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे का जरूरत हो गया अगर फर्म को, तो वो बैंक में जाके इन कैश करवा सकती है। सो बैंक क्या करेगा, उसको कैश में कन्वर्ट कर देगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, है ना, और एक सर्टेन छोटा सा कमीशन का वो कट करता है और बाकी अमाउंट्स उसे दे देता है। तो बैंक ये भी फंक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। आप फंड्स को इन्वेस्ट भी कर सकते हो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में, जैसे एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जैसे यूटीआई हो गया, हाउसिंग बोर्ड्स हो गया। सो बैंक ये भी फंक्शन प्रोवाइड करती है। अगर आपको इन्वेस्ट करने हो तो बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शन है, और भी किसी सिक्योरिटीज में आपको इन्वेस्ट करने हो, बैंक के पास ऑप्शन है, आप बैंक के पास जाओगे और वहां आप ये चीज चूज कर सकते हो। आज के डेट में तो जाने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है। सो ये घर बैठे यही काम हम कर सकते हैं। बैंक ये फंक्शंस ऐसे भी प्रोवाइड हमें करवा रही है। नेक्स्ट है एजेंसी फंक्शन। नाउ एजेंसी फंक्शन क्या क्या आ गया एजेंसी फंक्शंस में, तो देखो, बैंक परफॉर्म सर्टेन एजेंसी फंक्शंस टू इट्स कस्टमर इन रिटर्न फॉर अ कमीशन। तो कुछ एजेंसी फंक्शंस क्या क्या है, जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स, बैंक आपके पैसे को ट्रांसफर करती है दूसरे अकाउंट में, किसी को आपको पेमेंट करना हो, सो यू कैन इजीली डू दैट। नाउ कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। सो बहुत सारे आइटम्स का कलेक्शन और पेमेंट, जैसे रेंट कलेक्ट करना है ना, फिर एलआईसी इंश्योरेंस पे करना है, सो बैंक आपके बिहाफ में ये काम कर लेगी। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज आपको या तो परचेज करने हैं या आपको सेल करने हैं, सो बैंक वो आपके बिहाफ में कर देगी। आपको कोई सिक्योरिटीज यानी जिसको शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स कहते हैं, सो सिक्योरिटीज परचेज या सेल करने बैंक आपके बिहाफ में कर देगी, सर्टेन वो कमीशन चार्ज करेगी, आपके बिहाफ में कर देगी। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। सो इनकम टैक्स कंसल्टेंसी यहाँ पे क्या है कि कंसल्टेंसी भी बैंक आज के डेट में प्रोवाइड करवा रही है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। तो बैंक ट्रस्टी एज अ ट्रस्टी भी ऑप्ट करती है, काम करती है, एग्जीक्यूटर के जैसा भी काम करती है। सो इसका मतलब क्या हो गया, बैंक ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर के अकॉर्डिंग काम करती है। तो इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि अगर जिसका प्रॉपर्टी अगर कोई क्लेम नहीं कर रहा है, मान लेते हैं बैंक के पास है, वो बैंक का हो जाएगा, तो एग्जीक्यूटर के फॉर्म में वो काम करेगी। नेक्स्ट है लेटर ऑफ रेफरेंस। सो लेटर ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस क्या हो गया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हम लोग मान लेते हैं कि फॉरेन ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, एक फॉरेन की पार्टी है, ठीक है, और उससे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, सो हम लोग लेटर ऑफ रेफरेंस उससे मांग सकते हैं उसके बैंक से। सो बैंक लेटर ऑफ रेफरेंस देगा कि इसका फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सही है, आप इसके साथ ट्रेड कर सकते हो, ये आसानी से क्रेडिट को चुका देता है ना। सो लेटर ऑफ रेफरेंस से काफी आसान हो जाता है हमारा ट्रांजैक्शंस करना। नाउ जनरल यूटिलिटी फंक्शन। बैंक जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड करती है, तो लॉकर फैसिलिटी, इसके बारे में तो आपने सुन रखा होगा कि लॉकर प्रोवाइड किया जाता है जिसका जो की है एक बैंक के पास होता है, एक आपके पास होता है मेनली, है ना। सो वो लॉकर फैसिलिटी, उसमें सर्टेन पासवर्ड्स आपके अकॉर्डिंग होते हैं। सो लॉकर फैसिलिटी, कोई आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, गोल्ड है, आप लॉकर में आप रखवा सकते हो बैंक के। ट्रैवलर्स चेक, आज के डेट में सब कभी कम ही यूज होता है। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है कि चेक पर्टिकुलरली आपको प्रोवाइड किया गया, तो ट्रैवल के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा कैश लेके ना जाओ,
तो इससे अच्छा ट्रैवलर्स चेक ले लो और वो सभी जगह ऑपरेट होगा, किसी भी जगह उस चेक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, बट चेक एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ढाबा में जा रहे हो और ढाबा में आप चेक दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या हो गया, अगर क्रेडिट पे कोई सामान हमें किसी से परचेज करने हैं और उस पार्टी को हम नहीं जानते हैं, सो बैंक से हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट डिमांड कर सकते हैं। सो ये अपने बैंक को अप्रोच करेगा और बोलेगा कि इस पर्सन को लेटर ऑफ क्रेडिट आप इशू कर दें। सो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या हो जाता है, तो बैंक एक सर्टेन स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है, बताता है इस थर्ड पार्टी को कि इसका फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, आप इसको क्रेडिट में सामान दे सकते हो, इसने भी जो भी लोन अभी तक ले रखा है उसका टाइमली पेमेंट कर दिया है। सो इस तरह का सर्टेन स्टेटमेंट डिक्लेरेशन बैंक के थ्रू होता है। तो बैंक जो है वो क्या है, इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी है, और जो कि बैक्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक के थ्रू। सो इसके वजह से उस पर ज़्यादा हम लोगों का भरोसा होता है। सो बैंक पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि बैंक बोल रहा है तो सही होगा। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज क्या हो जाता है, सो अब होता क्या है कि जैसे कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, कंपनी क्या कर रही है कि कोई भी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। सो अगर शेयर्स इशू कर रही है तो जनरली अब यहाँ पे क्या है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन वो चाहेगी कि क्या हो जाए, बिक जाए। या कंपनी जब फॉर्म होती है तो एक ऑप्शन आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। सो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में जितना कंपनी ने इशू कर रखा है उसका 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह के भी रूल होते हैं। या तो वो खुद चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर्स है वो उसका पैसा आ जाए, या तो हमारा जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग अगर चले तो 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो अब इस केस में कुछ शेयर्स अंडरराइटर्स को दिया जाता है। अंडरराइटर्स क्या काम करता है, सो अंडरराइटर्स गारंटी लेता है कि मैं आपके सेल को सेल करवा दूंगा, है ना, शेयर को सेल करवा दूंगा, सब्सक्राइब करवा दूंगा, अगर नहीं करवा पाया तो मैं खुद परचेज कर लूंगा। ठीक है, सो कंपनी को तो शेयर बिकने से मतलब है, शेयर का पैसा आने से मतलब है, चाहे वो बैंक ही खरीद ले चाहे कोई भी पर्सन खरीदे। सो यही है अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। सो बैंक में अंडरराइटिंग का काम करता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। डेटा को कलेक्ट करता है जो कि आगे रिसर्च वगैरह में हमारा काम आता है। चलो, तो हम लोगों ने अब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मनी तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स तो पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अधिकतर एग्जाम में आपको बोर्ड्स एग्जाम में ये आता ही है, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। ये आपका 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी आ सकता है। सो आखिर ये प्रोसेस क्या है, ये ध्यान से आप देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस भी है कि बैंक मनी क्रिएट कैसे करती है, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कैसे क्रिएट करती है। So through the process of money creation, commercial banks are able to create credit which is in far excess to the initial deposit। यानी बैंक जो है, बैंक में आप 1,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, उसका वो 10,000 बना सकता है बैंक, उसी को मनी क्रिएशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है ये भी हम लोग इस प्रोसेस में देखेंगे। सबसे पहला इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको 2 अजम्पशंस को रखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये 2 अजम्पशंस आपको क्या मानने होंगे। सबसे पहला, इंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट। ठीक है, जितने पूरे कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो 1 यूनिट होंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम पैसा डिपॉजिट करें, मेरा अकाउंट HDFC में है, आपका SBI में है, तो मैंने आपको SBI में ट्रांसफर कर दिया। आपने क्या किया, आपने किसी और को पेमेंट कर दिया, उसका अकाउंट PNB में था। अब इस तरह से जितने भी पैसे जा रहे हैं वो सब क्या हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम से ही लिंक्ड है, और सभी को हम कलेक्टिवली बैंक कहेंगे। कोई HDFC, SBI, PNB, कैनेडा ऐसे नहीं, सभी क्या है, बैंक ही है। तो इंटायर कॉमर्शियल सिस्टम को हम लोग 1 यूनिट मानेंगे जिसको बैंक कहा जाएगा। दूसरा, ऑल रिसीट एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक। कि जितना भी ट्रांजैक्शन, रिसीट और पेमेंट्स हो रहा है वो सब बैंक्स के थ्रू होगा। कैश में कोई ट्रांजैक्शन, कोई डीलिंग नहीं होगा। जितना भी ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने आपको दिया पैसे तो आपके अकाउंट में गया, वो बैंक में गया। ठीक है, फिर वो ऐसा नहीं है कि विड्रॉ करके रख लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी एजम्पशन हम लोग क्या मान रहे हैं, ये 2 एजम्पशन हमें रखना है कि रिसीट और पेमेंट जितना भी हो रहा है वो सब किसके थ्रू हो रहा है, बैंक्स के थ्रू हो रहा है। चेक के थ्रू हो सकता है ना, UPI हो सकता है, किसी भी तरह, लेकिन वो बैंक के थ्रू चैनलाइज होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग और कुछ यहाँ पे समझना है कि और क्या समझना है कि द डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन। सो बैंक क्या करती है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसका इस्तेमाल किस लिए करती है, लोन प्रोवाइड करने में, है ना, लोन प्रोवाइड करने के लिए। हाउएवर बैंक्स कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। सो यहाँ पे बैंक जो है वो पूरा का पूरा डिपॉजिट को यूज नहीं करती है लोन प्रोवाइड करने में। सो लीगली यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो RBI के रूल्स है, RBI का गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंगली इन्हें जो डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शन
रिजर्व के तौर पे रखना होता है। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व। इसी फ्रैक्शन को लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो कि डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है, पूरा का पूरा वो लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि why only fraction of deposit are kept as cash reserve. So bank keep a fraction of deposit as cash reserve because as a prudent banker by his experience knows two things. अब इसे ये कुछ ही फ्रैक्शन इसका कैश रिजर्व रखते हैं, पूरा का पूरा रिजर्व नहीं रखते हैं या बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रखते हैं। तो ये जो बैंकर है इतने समय से बैंक में इन्वॉल्व है ना, इनके एक्सपीरियंस से ये दो बातों को तो जानते हैं। क्या आप जानते हैं ये दो बातों को? So all the depositor do not approach the bank for withdrawal of money at the same time and also they do not withdraw the entire amount in one go. ये अपने एक्सपीरियंस से ये जानते हैं कि जो डिपॉजिटर्स है, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं हमारे बैंक में, वो सभी एक बार पैसा निकालने के लिए नहीं आ जाएंगे, और निकालने के लिए भी आ जाएंगे तो पूरा का पूरा जितना उनके अकाउंट में बैलेंस है वो पूरा का पूरा एक ही बार में नहीं विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये वो जानते हैं। दूसरा ये जानते हैं देयर इज कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इन द बैंक। बैंक में लगातार बार बार कांस्टेंट फ्लो है ना, नए नए डिपॉजिट्स आते रहते हैं, रोज लोग पैसे डिपॉजिट करते ही रहते हैं। तो ये दो चीज उनके दिमाग में रहता है, इसलिए पूरा का पूरा फ्रैक्शन को वो लोग रिजर्व के तौर पे नहीं रखते। अब इस प्रोसेस को और अच्छे ढंग से हम लोग, ये देखो ये टेक्सटुअल फॉर्मेट में है, सो मैंने टेक्स्ट में भी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फ्लो चार्ट और डायग्राम, ठीक है, या विद हाइपोथेटिकल फिगर। सो ये तो आपका थियोरेटिकल पोर्शन हो गया। अब इसको हम लोग इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं, इससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट 1000 का आया। ठीक है, बैंक में हमने 1000 रुपए जमा किया। यहाँ पे कैश रिजर्व या लीगल रिजर्व बोला गया कि 20% डिपॉजिट का रखना है। सो 1000 का 20% यहाँ पे हो गया 200 रुपीज। सो 200 हमने रिजर्व रख दिया और फिर बाकी का 800 जो आया उस पे लोन दे दिया। अब जैसे हमने लोन दिया तो सबसे पहला लोन दिया जाता है, कैश में नहीं दिया जाता है, वो अकाउंट में दे दिया जाता है पैसे। सो 800 रुपए बैंक ने जिस पर्सन को भी लोन दिए हैं वो उसके अकाउंट में चला गया। अब वो किसी को भी पेमेंट करेगा, जैसे घर बनवा रहा है या कोई चीज खरीदना है तो किसी को भी पेमेंट तो करेगा। सो ये लोन का पैसा घूम के हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि कुछ एजम्पशंस हमने ऊपर में देखे थे, है ना, कुछ एजम्पशंस हमने क्या देखे थे कि जितना भी ट्रांजैक्शन है वो रूटेड है बैंक से। ठीक है, सो ये 800 रुपया वो लोन लिया और किसी को पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट भी फिर ऑटोमेटिकली बैंक में आ गया। अब बैंक फिर क्या करेगा, बैंक के पास फिर दूसरा राउंड में इसका डिपॉजिट आया है, उसका 20% फिर से वो क्या करेगा, रिजर्व रख लेगा, और फिर जितना बचा उतने पे वो क्या करेगा, उतना पे वो लोन प्रोवाइड कर देगा, है ना, उतने पे वो क्या किया, लोन प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप बेसिकली देखो फिर से ये 640 जो हुआ ये किसी के लोन अकाउंट में गया। अब वो फिर से किसी को पेमेंट करेगा ना, तो पेमेंट किया बैंक के ही थ्रू, फिर से घूम फिर के वो कहाँ आ गया, वो पैसा वो फिर से घूम फिर के आ गया कहाँ पे, वो आ गया हमारे अकाउंट में घूम फिर के। फिर इसका क्या करना है, इसे 20% इसे रिजर्व रख देना है, और 20% रिजर्व रखने के बाद फिर से जितना बचा उतना का लोन प्रोवाइड कर दिया 512। सो इसी तरह से ये राउंड चलते रहता है। कब तक चलते रहेगा, तो इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर, है ना, कि कितना गुना वो मनी मल्टीप्लाई हो सकता है इनिशियल डिपॉजिट का। तो जब ये इनिशियल डिपॉजिट ये टोटल कैश रिजर्व के बराबर आ जाता है तब जाके ये एक पूरा कंप्लीट राउंड पूरा होता है। ऐसे तो मल्टीपल राउंड चल रहे हैं, तो 1000 का इसने कितना बना लिया, 5000 बना दिया, है ना, 1000 से उसने कितना बना दिया, कितना क्रेडिट कर दिया, 5000। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो कितना टाइम्स इसने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 1000 को। लोन कितना प्रोवाइड कर दिया, 1000 से 4000 का लोन प्रोवाइड कर दिया, तो 1000 तो था ही और प्लस 4000 एक्स्ट्रा, यानी 5 गुना कर दिया इस चीजों को। तो आप जब पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो, आपका पैसा कितना टाइम्स घूमता है, कितना टाइम्स क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ाता है। सो इस तरीके से ये एक कंप्लीट जो मनी क्रिएशन का राउंड है वो पूरा होता है। इसमें आपको
आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो भी डिपॉजिट आया कुछ उसका कुछ सर्टेन परसेंट रिजर्व रखा गया, बाकी पे लोन दिया गया, लोन घूम फिर के फिर से बैंक के पास आ जा रहा है, फिर उसका वही 20% जा रहा है यहाँ पे, और फिर बाकी जो बचा लोन, फिर यही राउंड बार बार चलते रहता है। ठीक है, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये इनिशियल डिपॉजिट इस कैश रिजर्व के बराबर ना आ जाए। ठीक है, सो इसी को मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऊपर के कॉन्सेप्ट में। सो मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट with every unit of money it keeps as reserve. It is calculated as 1 by LRR. So इस सिचुएशन में हमारा LRR 20% था, तो 1 by 20%, परसेंट को हमने 100 में कर दिया, तो ये 5 टाइम्स आ रहा है, 5 गुना। तो आप देख सकते हो ना इस ऊपर वाले में कि कितना गुना ये मल्टीप्लाई हो गया, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ नहीं है, 1000 का ये 5 टाइम्स हो गया। सो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं कितना मल्टीप्लाई होगा। सो मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। इसी का टेक्सटुअल फॉर्मेट आपको यहाँ पे है। सो आप इसको स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लो कि अगर मुझे आंसर करने होंगे तो मैं किस तरह से आंसर करूं। कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंट्रल बैंक आखिर क्या होता है? तो सेंट्रल बैंक को बोला गया इट इज एन एपेक्स बॉडी, apex body that controls, operates, regulates, directs the entire banking and monetary structure of the country. सो अब यहाँ पे देखो कि सेंट्रल बैंक को बोला गया एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम। एपेक्स का मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, सो अब ये क्या काम करता है? ये कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है किसको? तो इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। अब इसमें कुछ इसके फीचर्स हैं जो हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, अभी यहाँ पे एक शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं, शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। सो इट इज एन एपेक्स या सुप्रीम बॉडी एंड रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द कंट्री। सो मनी सप्लाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मनी चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि मनी सप्लाई क्या होता है। सो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, और आपने क्रेडिट क्रिएशन भी देखा कि क्रेडिट को भी कैसे रेगुलेट करता है। दूसरा है, इट डज नॉट डील विद द पब्लिक। सो आरबीआई पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता है, यानी आपको अगर अकाउंट ओपन करवाना है सो आप आरबीआई के पास नहीं जा सकते हो। आरबीआई के पास आप यहाँ पे यानी सेंट्रल बैंक के पास आप अकाउंट वगैरह ओपन नहीं करवा सकते हो, या कोई आपको प्रॉब्लम है सो आप कॉमर्शियल बैंक से आप डील करोगे। ओके, नेक्स्ट, इट डज नॉट इट फंक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। इट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी और नोट्स। ठीक है, सो इसके पास राइट होता है किस चीज का? तो करेंसी प्रिंट करने का। सो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। इंडिया सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ था? अप्रैल 1935 को। वो भी हमारा एक साल पहले जो इंडिया आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 में। तो आरबीआई एक्ट पास हुआ था कब? 1934 में, और स्टैब्लिश हुआ आरबीआई अप्रैल 1 1935। ओके, सो 1935 अब जैसे आप देख रहे हो, यानी कि इससे पहले ये प्राइवेट कंपनीज के ऑपरेशन में था। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज इसको ऑपरेट कर रही थी। सो और ये हमारा आज़ादी के बाद फिर क्या हुआ? नेशनलाइज हुआ, यानी कि नेशनल यानी गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर ले लिया। अब देखो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा कि आरबीआई का ये सिंबल है। सो इस सिंबल में टाइगर और पाम ट्री है। सो टाइगर रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड पाम ट्री रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, यानी कि स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इस चीज को शो करता है ये सिंबल। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ फंक्शंस पे। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक? सो सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है करेंसी ऑथोरिटी या बैंक ऑफ इशू इसे कहा जाता है। नाउ करेंसी ऑथोरिटी या बैंक ऑफ इशू क्या है? सो आरबीआई के पास यानी सेंट्रल बैंक हैज द सोल ऑथोरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री। सो कंट्री में करेंसी जो इशू करने का काम होता है वो किसका होता है? वो सेंट्रल बैंक का होता है। और हमारी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। तो आरबीआई के पास सोल राइट यानी कि अकेला राइट है किस चीज को इशू करने का? सो पेपर करेंसी नोट्स को इशू करने का, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स, 1 रुपए के नोट को और कॉइन्स को छोड़ के बाकी सभी नोट्स को आरबीआई प्रिंट करती है, इशू करती है। और इन सभी को नोट्स और कॉइन्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 रुपी नोट और यहाँ पे कॉइन्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। ओके,
Next, all the currencies issued by central bank is its monetary liability. That is, central bank is obliged to back the currency with assets, that is gold, coins, gold bullions, foreign securities, and domestic governments local currency security of equal value to enhance the public confidence in पेपर करेंसी। तो एक बात आप जान लो, क्या होता है कि करेंसीज जो प्रिंट होती है, जो नोट्स प्रिंट होती है, सो उसमें उतना का वैल्यू कैसे आता है। अगर यहाँ पे इस पे 500 लिख दिया गया, सो ये नोट का प्रिंटिंग कॉस्ट या सब लगा के, पैसा लगा के भी 2-3 रुपए ही कुछ आते हैं, ठीक है। सो अब इसे प्रिंट करने में इतना कम कॉस्ट लग रहा है, या मान लो अगर 10 रुपए भी कॉस्ट लग रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यू 500 है, तो कैसे पब्लिक इस पे भरोसा करती है। सबसे पहला कि जो भी करेंसीज होता है तो उसे बैक किया जाता है, यानी कि जितना करेंसी नोट्स प्रिंट होता है तो उसके बराबर में क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि कुछ सर्टेन एसेट्स है ना, एसेट्स को हमें बैक करना पड़ता है, यानी कि रखना पड़ता है उतना वैल्यू का। जैसे गोल्ड कॉइन हो गया, गोल्ड बुलियंस हो गया, फॉरेन सिक्योरिटीज हो गया, डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स लोकल करेंसी सिक्योरिटीज हो गया। तो इन सभी को उतना वैल्यू के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है, यानी 500 का अगर नोट प्रिंट हो रहा है तो उतना का वो क्या करना पड़ेगा, एसेट भी रखना होगा, तभी जाके इसमें ये पावर आएगा। तो अब लेकिन क्या होता है जनरली, अगर लेटेस्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको अगर बताऊं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है कि आज के डेट में जितनी भी करेंसी नोट प्रिंट हो रही है या आरबीआई ने प्रिंट की है, सो सभी आज के डेट में बैक नहीं है ये गोल्ड और फिर बुलियंस के थ्रू, ठीक है। ये पहले होता था गोल्ड स्टैंडर्ड जब होता था तो, लेकिन अभी भी बहुत सारी यानी कि जो सिक्योरिटी, जो हमारे पास जो पैसे हैं करेंसी नोट से, तो उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज बैक्ड है, लेकिन अधिकतर जो है रेगुलेशन में जो अधिकतर है वो सभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस पे चल रहा है, या गारंटी या भरोसे पे चल रहा है, जिसको हम लोग फेथ कहते हैं। सो आपने नोट देखा होगा, और नोट जब आप देखोगे, जैसे कोई भी नोट आप उठा लो 500 का, या फिर आप 200 का उठा लो, 100 का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, किसी नोट को भी आप जब उठाओगे तो वहां पे आप देखना कि लिखा रहता है, गवर्नर का सिग्नेचर रहता है और उसका कुछ गारंटी लिखा रहता है कि आई गारंटी टू पे द पर्सन द अमाउंट ऑफ 500 या 10 या 20, ये ये यहाँ पे एक प्रॉमिस लिखा हुआ रहता है। आपके पास अगर नोट होगा तो आप देखना। तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम भूल गया कि यहाँ पे करेंसी नोट लगा दूं, तो लगा देता तो ज्यादा यहाँ पे बेटर होता, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर नोट होगा तो आप वहाँ पे देख लेना, है ना। सो आप नोट अभी भी पॉज करके आप नोट को देखो, और वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो नोट को। तो नोट में आपको ये लिखा हुआ रहेगा कि आई प्रॉमिस टू पे, और फिर उसके बाद गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो यहाँ पे गारंटी के अकॉर्डिंग, फेथ के अकॉर्डिंग आज के डेट में हमारी करेंसी चल रही है, ठीक है। लेकिन जितनी भी सर्कुलेशन में है नोट्स, तो उसका सर्टेन परसेंटेज अभी भी बैक्ड है गोल्ड और बुलियन से, लेकिन अधिकतर जो चल रहा है वो गारंटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, प्रॉमिस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। फिर और क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विथ आरबीआई, क्या क्या इसका एडवांटेज है कि इसके पास सोल अथॉरिटी है। सो इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। यूनिफॉर्मिटी यानी एक तरह का नोट ही रहता है, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये काम नहीं सौंपा गया है, तो यूनिफॉर्मिटी रहेगा नोट सर्कुलेशन में, कि एक यूनिफॉर्म वे में सर्कुलेट होगा नोट, ओके। इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो अब जैसे हमारे सिचुएशन, हमारी कंट्री का सिचुएशन कभी फ्लक्चुएट होते रहता है। अब सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है कि इस पे उसको, उसके पास पावर है आरबीआई के पास कि वो उसे कंट्रोल कर सके। मनी सप्लाई कितना पब्लिक के पास है, कितना वापस हम ले सकते हैं, इसे कंट्रोल करती है आरबीआई, ओके। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू have supervision and control over the central bank with respect to issue of notes। गवर्नमेंट को भी ये क्या होता है कि ये इनेबल करता है सुपरविजन के लिए और कंट्रोल लगाने के लिए, ठीक है, कि आप कितना नोट्स प्रिंट करते हो, सुपरवाइज करना, ये सभी चीजों को, सभी चीजों में मदद करता है हमारा सेंट्रल बैंक। फिर और क्या है, इट इंश्योर पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम। लोगों का भरोसा हो करेंसी सिस्टम में, तो ये भी, इसका भी काम आरबीआई का ही है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी।
सो करेंसी का जो इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू है, सो उसको स्टेबलाइज करने में आरबीआई मदद करता है। नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट? सो बैंकर टू द गवर्नमेंट में यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला कि गवर्नमेंट का बैंकर आरबीआई है, ठीक है, यानी कि इट कैरीज ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जो भी पैसे का लेन देन करती है वो सभी लेन देन आरबीआई के थ्रू होता है, ठीक है। इट मेंटेन्स करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस। सो गवर्नमेंट का करंट अकाउंट ही ओपन करती है कि कैश बैलेंस उसका मेंटेन कर सके। नेक्स्ट है इट एक्सेप्ट रिसीट एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। सो यहाँ पे क्या हो गया कि गवर्नमेंट के बिहाफ में ये रिसीट करती है, पेमेंट करती है, रेमिटेंसेस जो आया उसे एक्सेप्ट करती है या किसी को सेंड करना है, ये सभी काम आरबीआई करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में। ओके, इट गिव्स लोन एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पोररी पीरियड्स। और वक्त आने पे जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वहां पे यहाँ पे आरबीआई भी क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। फिर एज एन एजेंट द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। सो पब्लिक से भी क्या किया जाता है, यहाँ पे कर्ज लिया जाता है, डेट लिया जाता है, बहुत अलग अलग तरह के फॉर्म में। जैसे आप देख सकते हो अलग फॉर्म क्या यहाँ पे होगा, तो बॉन्ड्स के फॉर्म में क्या करती है, सिक्योरिटीज इशू किया जाता है। सो सिक्योरिटीज जब इशू किया जाता है तो पब्लिक से पैसा आता है, तो वो हो गया काइंड ऑफ पब्लिक डेट। सो पब्लिक डेट को यहाँ पे पूरा करने का या मैनेज करने का काम करती है आरबीआई। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडवाइजर। सो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। सो द सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। नाउ व्हाट आर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर? यानी सभी बैंक का भी बैंक है और ये सुपरवाइज भी करता है, सुपरवाइजर भी है बैंक्स का। सो अब यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहला इसमें एक फंक्शन आ रहा है कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो होता क्या है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक्स होता है, सो कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का सर्टेन परसेंट क्या करना पड़ता है, रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है। आरबीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक जितने भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है उसका सर्टेन परसेंटेज क्या करना पड़ता है, रिजर्व करना पड़ता है ना। सो आरबीआई के पास उसे रिजर्व रखना पड़ता है, उसे कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। ये आगे भी अभी बताऊंगा मैं आपको। सो कैश रिजर्व रेशियो, तो एक सर्टेन प्रोपोर्शन, एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है। सो ये इसलिए, और वो आरबीआई कस्टडी में अपने रखती है, ठीक है, इसलिए रखती है कि हमारा रिजर्व एक पर्टिकुलर मेंटेन हो और सिक्योरिटी, एक सेफ हमारा बैंकिंग सिस्टम रहे, ठीक है। इमरजेंसी के सिचुएशन में ये पैसे ही काम आएंगे, सो रिजर्व्स इसीलिए रखा जाता है। फिर दूसरा है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या, कि जो भी कॉमर्शियल बैंक्स होती है, सो कॉमर्शियल बैंक्स को अगर इनकेस पैसों का जरूरत पड़े, है ना, अचानक से उसे ज्यादा पैसों का अगर जरूरत पड़े, तो सबसे पहले वो दूसरे बैंक्स को अप्रोच करती है ना, दूसरे बैंक्स को अप्रोच करती है या वो खुद से पैसों का इंतजाम करने का सोचेगी। और अगर खुद से वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई, कॉमर्शियल बैंक्स अगर खुद से पैसे का इंतजाम कोई अदर सोर्सेस से अगर नहीं कर पा रही है, तो लास्ट ऑप्शन उनके पास आरबीआई है ना, लास्ट ऑप्शन आरबीआई है। फिर आरबीआई के पास हो जाती है और आरबीआई उसे लोन ग्रांट करती है ना, आरबीआई उसे लोन ग्रांट करती है और फिर ये स्टेबलाइज हो पाता है। सो लास्ट ऑप्शन क्या है, आरबीआई है हमारे पास। अगर कुछ नहीं होगा तो आरबीआई तो है ही। तो ऐसा एक आप केस देख सकते हो कि 2020 में हुआ था, है ना, 2020, ऐसा तो कई बार हुआ है। सो 2020 में यस बैंक पे ये एक प्रॉब्लम डराया था। आप ये देख सकते हो कि 2020 में यस बैंक पे एक प्रॉब्लम आ गया कि इनके पास फंड्स का प्रॉब्लम हो गया था और कहीं से इन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। फिर लोग अप्रोच करने लगे कि मुझे मेरा पैसा दे दो, डिपॉजिटर्स आने लगे, जो भी डिपॉजिटर्स थे, सेवर्स थे, वो सभी आने लगे और पैसा विड्रॉ करने लगे। सो उस टाइम में लास्ट ऑप्शन जो आरबीआई था, तो आरबीआई ने यस बैंक को पैसे दिए थे और फिर यस बैंक को बचाया था। अदरवाइज ऐसे सिचुएशन में बैंक क्या हो सकता है, डूब भी सकता है, ठीक है, और उसे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस।
अब देखो क्लियरिंग हाउस, तो आरबीआई क्लियरिंग हाउस के जैसा भी ट्रीट करता है ना। क्लियरिंग हाउस क्या करता है, यह क्लेम्स को सेटल करता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक एग्जांपल से समझो आप, कि मान लेते हैं कि एसबीआई है, ठीक है। सो अब क्या है कि एसबीआई का कस्टमर अगर एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को पैसे सेंड कर रहा है, सो ये डायरेक्टली, ये जो डायरेक्टली ऐसे एक कस्टमर, एक बैंक का कस्टमर दूसरे बैंक के कस्टमर्स को पैसे सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ये डायरेक्टली होना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सो इसमें आरबीआई जो है वो इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करता है ना। आरबीआई यहाँ पे क्या करता है, इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि एसबीआई का कोई कस्टमर अगर कोई दूसरे, यहाँ आप कोई भी बैंक रख सकते हो, तो एग्जाम्पल के लिए हमने ये दो बैंक रखा है। सो एच डी एफ सी के कस्टमर को यहाँ सेंड कर रहा है। सो यहाँ पे मान लेते हैं कि एसबीआई के कस्टमर ने क्या किया, चेक लिखा, ठीक है, चेक लिखा एच डी एफ सी को। तो यहाँ पे एच डी एफ सी क्या करेगा, एच डी एफ सी में जो चेक जाएगा, ठीक है, सो वो क्या होगा, आरबीआई को पहले सेंड किया जाएगा। सो आरबीआई उसे प्रॉपरली चेक करके ये सब कुछ सही है या नहीं, ये सब चेक करके फिर यहाँ पे एसबीआई को सेंड कर देगा। तो इस तरीके से क्या हो गया कि अगर यहाँ से चेक मान लेते हैं कि दिया गया है, तो एसबीआई के पैसे को क्या करेगा, वो घटा देगा और एचडीएफसी का बढ़ा देगा आरबीआई, है ना। सब कुछ अगर क्लियर हो गया तो एसबीआई के यहाँ पे क्या होगा, एसबीआई के अकाउंट से उतना पैसा को घटा देगा और एचडीएफसी के अकाउंट में उतना डाल देगा। तो ये सब किसके थ्रू होता है, ये सब सेटलमेंट आरबीआई के थ्रू होता है, इसीलिए इसे क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है एज अ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे देखता है कि सही काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक। द रेगुलेशन में बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, जैसे लाइसेंस से रिलेटेड हो गया, ब्रांच से रिलेटेड हो गया, ब्रांच एक्सपेंशन से रिलेटेड, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, मैनेजमेंट, अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन। ओके, नेक्स्ट इट आल्सो इंक्लूड्स पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स। बैंक्स का पीरियोडिक इंस्पेक्शन, कि बैंक्स में कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, तो ये टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते रहता है आरबीआई। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं फॉरेन करेंसीज को। सो हर एक इकोनॉमी के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है, तो वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा आरबीआई मेंटेन करता है। तो ये किस लिए काम आता है, तो ये इंटरनेशनल पेमेंट्स में काम आता है। जब हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री इंपोर्ट कर रही है, तो इंपोर्ट में पेमेंट लगेगा, तो पेमेंट हमारा इंडियन रुपी में नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड करेंसी में होता है, जनरली वो डॉलर है, ठीक है। सो डॉलर में पेमेंट किया जाता है। तो इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मेंटेन करती है आरबीआई। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर्स। सो हम लोग को मेनली क्वांटिटेटिव को ही देखना है। सो ये सब क्वांटिटेटिव मेजर्स है, ये क्वालिटेटिव लिखा गया है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव मेजर्स। सो इसमें सबसे पहला है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। तो बैंक रेट क्या होता है, इट इज अ मिनिमम रेट एट विच Central Bank of a country gives credit to the commercial bank for long term against approved securities. So जब भी आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। सो जिस रेट से वो लोन प्रोवाइड करती है उसे बैंक रेट कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए, तो आरबीआई देखो कैसे यहाँ पे इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, तो आरबीआई ने क्या किया है, लोन दिया है, किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को लोन दिया, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, तो फिर कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, वो भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, लोन पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, है ना। सो अब लोन पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो जो भी कस्टमर्स या फिर जो भी क्लाइंट्स हैं वो लोन लेने आ रहे हैं, तो उन्हें लोन महंगा पड़ेगा, कि इंटरेस्ट रेट अभी ज्यादा है, तो वो लोन क्या करेंगे, कम लेंगे। तो अगर इकोनॉमी में अगर ऐसा है कि लोन कम लिया जाए या मनी सप्लाई कम हो इकोनॉमी में, सो आरबीआई क्या कर सकती है, बैंक रेट को बढ़ा सकती है। सो बैंक रेट को बढ़ाने से ये होता है कि लोन का भी रेट बढ़ जाता है, और लोन का रेट बढ़ने से लोग कम लोन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक रेट अगर रिड्यूस होगा, तो इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेक द क्रेडिट चीपर। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, क्रेडिट और सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा। अगर बैंक रेट घट गया तो कॉमर्शियल बैंक्स भी अपना रेट घटा देगी, इस तरीके से ज्यादा लोग
लोन लेंगे और मनी सप्लाई सिस्टम में क्या होगा, बढ़ेगा। सो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो इकोनॉमी में सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये बढ़ाया या घटाया जाता है, जिस तरह का नीड होता है उस तरह का पॉलिसी अपनाया जाता है। नेक्स्ट है रेपो रेट या रीपर्चेज रेट। ये भी बैंक रेट ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोन दिया जा रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जा रहा है। सो आरबीआई जब भी कॉमर्शियल बैंक्स को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो जिस रेट से वो लोन प्रोवाइड करती है उसे रेपो रेट या रीपर्चेज रेट कहा जाता है। ओके, अब इसका मतलब, अब ये सेम चीज कि कैसे इकोनॉमी में चेंजेस आता है। सो आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ा दे, तो रेपो रेट को अगर जैसे ही बढ़ा देगा तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, यानी लोन और क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि लोन पे भी इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स भी बढ़ा देगी। फिर उसी तरह से लोग अब सोचेंगे कि लोन लेना काफी महंगा है, लेना पड़ रहा है 100 रुपया और लौटा रहे हैं तो 120 रुपया, ऐसा भी हो सकता है एक पर्टिकुलर केस अगर हम लोग देखें तो लोग सोचेंगे कि नहीं, लोन नहीं लेते हैं या पोस्टपोन कर देंगे, बहुत अर्जेंट होगा तो ही। तो इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट चाह रही है, इकोनॉमी ऐसा जरूरत है इकोनॉमी में कि हमें मनी सप्लाई ज्यादा नहीं करना है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो इसके सिचुएशन में इन्फ्लेशन आने की संभावना है। सो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया जाता है। नेक्स्ट है कि जस्ट ऑपोजिट की रिड्यूस कर दिया जाए। अभी अगर हमें परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ाना है तो रेपो रेट को क्या कर दे, घटा दे। ठीक है, सो रेपो रेट को अगर घटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोन और सस्ता हो जाएगा। तो लोन सस्ता होगा तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और फिर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाएंगे प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट आगे देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो ये एक और तरीका है मार्केट को कंट्रोल करने का आरबीआई का। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। सो ये गवर्नमेंट के बिहाफ में जब सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करती है आरबीआई, ठीक है, सिक्योरिटीज यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह होता है जनरली। सो अगर आरबीआई ऐसा कर रही है सेल या परचेज ट्रेजरी बिल्स का या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। इट डज नॉट मैटर whether the securities are bought or sold to the public or banks, because ultimately the amount will be deposited in the transferred from some bank. So अब यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि खरीदा जा रहा है या सेल किया जा रहा है, ठीक है, whether the securities are bought or sold, क्योंकि वो सब बैंकिंग के थ्रू, बैंक्स के थ्रू रूटेड है। तो अल्टीमेटली पैसा तो बैंक में ही आएगा, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है तो पैसा बैंक में ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन की एक आदमी से हटके दूसरे आदमी के पास, दूसरे के पास चला गया तो है तो वो बैंक के ही थ्रू। अगर पूरा इकोनॉमी को हम लोग इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम को वन यूनिट माने तो है पैसा बैंक के ही पास। नेक्स्ट है इसमें किस तरह से वो काम करती है आरबीआई, तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटीज को सेल करती है। सेल करने से क्या होगा, इट रिड्यूसेस द रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सो जब सिक्योरिटीज सेल करेगी किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को, सो कॉमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को क्या करेगा, परचेस करेगा। तो परचेस जब सिक्योरिटीज को करेगा तो पेमेंट भी करेगा। तो ऐसे पेमेंट जब करेगा वो आरबीआई को, तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे। तो पैसे जब उसके पास कम होंगे तो कम लोन देगा, है ना, कम लोन देगा यहाँ पे, और कम लोन देगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में घटेगा, कम से कम मनी सप्लाई होगा। ठीक है, सो मनी सप्लाई वाला टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि बार बार टॉपिक ये आ रहा है, तो आप मनी का जो चैप्टर है, जो वीडियो है, वो आप जरूर देखो। सो ये डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ मेंशन आपका किया हुआ है। ठीक है, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहाँ पे बैंकिंग का पार्ट 1 भी मिल जाएगा, पार्ट 2 तो आप देख ही रहे हो, और मनी का भी यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो कंप्लीट आप अच्छे से अगर एक सीक्वेंस में देखते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो अगर फिर से सेंट्रल बैंक से वापस परचेज कर लिया गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, so it increases the reserves and raises the bank ability to give credit. so बैंक के पास फिर से पैसा क्या हो गया, आ गया। नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। नाउ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है, सो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट वही जो रिजर्व्स मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पे दो तरह के रिजर्व्स हो जाते हैं, एक कैश रिजर्व रेशियो हो गया, है ना, और एक हो जाता है यहाँ पे, सो एक कैश रिजर्व रेशियो हो जाता है और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो इसमें आप देखो कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है,
सो कैश रिजर्व रेशियो को मिनिमम रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। सो डिपॉजिट्स का जो भी कॉमर्शियल बैंक्स का जो डिपॉजिट है उसका सर्टेन परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज जो आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। क्या इसमें आपने समझा कि जो भी डिपॉजिट है, यानी डिपॉजिटर्स डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 करोड़ डिपॉजिट किया गया है, ठीक है, सो 100 करोड़ किसी कॉमर्शियल बैंक के पास है। अब इसका सर्टेन परसेंटेज जो आरबीआई डिटरमाइन करती है, तो मान लेते हैं कि इसका 4% अगर क्या कर दिया गया, रिजर्व रख लिया गया, तो इसका 4% जो होगा, ठीक है, वो 4% यानी कि इसका 4% क्या हो गया, 100 करोड़ का 4% 4 करोड़ हो गया, ठीक है। सो 4 यहाँ पे 4 करोड़ क्या हो गया, 4% जो हो गया वो क्या होगा, आरबीआई के पास रखा जाएगा कैश फॉर्म में, यानी कि इसका सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखा जाता है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। सो अ चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर क्या होगा, फॉर इंस्टेंस इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, अगर कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा, so it reduces the excess reserve of commercial bank and limit their credit creating power। अगर उसे ज्यादा से ज्यादा अगर कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़े तो फिर क्या होगा कि वो कम से कम लोन प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है, और जस्ट अपोजिट भी सिचुएशन हो सकता है। उसी तरह से है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। अब एसएलआर क्या है सेम चीज की, डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, बैंक्स को खुद के पास रखना पड़ रहा है, तो ये कैश के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सो जब खुद के पास यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रख रहा है डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज, यानी सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विद कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ, खुद के पास अगर उन्हें मेंटेन करना हो, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और आरबीआई के पास जब रखना हो तो वो हो गया कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। SLR is maintained in the form of designated liquid assets such as excess reserve, unencumbered government and other approved securities or current account balances with other banks. Change in SLR affects the freedom of banks to sell government securities or borrow against them from central bank. An increase in SLR reduces the ability to give credit and vice versa. तो बात यही है, सेम ही है कि यहाँ पे क्या हो गया कि जितना एसएलआर अगर बढ़ेगा तो लोन कम वो प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक कैन इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंक्स बाय मेकिंग चेंजेस इन एसएलआर और सीएलआर, ठीक है। सो ये तो हमने कुछ केसेस देख ही लिया है इसके बारे में। नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। नाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, सो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब आप समझो, it is a difference between the amount of loan and market value of securities offered by borrower against the loan। अब इसका मतलब क्या हो गया, सो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लोन दिया जा रहा है, जैसे आप देखो एक एग्जांपल है, इफ मार्जिन फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक इज 40%, then the commercial bank is allowed to give loan only up to 60% of the value of the security, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी को लोन चाहिए तो उसे सिक्योरिटी रखना पड़ेगा बैंक के पास। अब एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर उसे 100 रुपए का लोन चाहिए, या मान लेते हैं कि अगर 100 रुपए का वो सिक्योरिटी रखता है तो कितना उसे लोन दिया जा सकता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या कि ये 100 रुपया अगर रखा तो 40%, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देखो कि 40% उसका लोन का उसे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो अब जैसे ये सिक्योरिटी जो हो गया 100 रुपीज का है, तो इसे 40 घटा के इस दोनों का जो गैप है दैट इज 60%, सो उसे 60% ही लोन दिया जा सकता है। यानी कि लोन जो है, यानी आप जो सिक्योरिटीज रखोगे उसका उससे कम ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो हो गया मार्जिन। जितना आपने सिक्योरिटी रखा है और जितना आपको लोन प्रोवाइड किया गया है उसका जो गैप है वही हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो ये तय होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक उससे फिक्स करती है कि कितना मार्जिन रहेगा। अगर मार्जिन ज्यादा है सो कम से कम लोन क्या करेंगे, लोग लेंगे। कि अगर सिक्योरिटी 100 रुपया रख रहे हैं और लोन 60 रुपए का ही मिल रहा है, सो इतना ज्यादा मार्जिन होगा तो लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे। और अगर कम यहाँ पे मार्जिन होगा, जैसे ठीक है 10 रुपीज का ही मार्जिन है, सो आपने 100 रुपए का रखा, आपको 90 रुपीज मिल रहा है, सो ये टॉलरेटेबल है कि लोग टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे 50 रुपीज 60 रुपीज इतना का अगर गैप हो जाएगा, मार्जिन जितना ज्यादा बड़ा होगा तो उतना कम लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे। सो आरबीआई इसके अकॉर्डिंग मार्जिन भी फिक्स करती है। ओके, सो इस तरह से आपको आपका जो चैप्टर है बैंकिंग का
सो वो आपका कंप्लीट हो गया। सो मनी एंड बैंकिंग वाला भी यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, नेशनल इनकम का यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग और भी जो टॉपिक्स है उसको देखेंगे। सो आप बने